हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं अलजेब्रा। ठीक है, इंट्रोड्यूसिंग ऑफ अलजेब्रा मतलब आज से ही अलजेब्रा की स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। देखिए, इस अलजेब्रा को पहले तो देख लेते हैं हिंदी में क्या कहते हैं। इसको बीज गणित कहते हैं। ठीक है, बीज गणित हमको हिंदी भी सीखते चलना है। इसे बीज गणित कहते हैं। ठीक है, अब इसका प्रयोग क्या करते हैं। देखिए, अभी जो आपने फिफ्थ तक जो भी पढ़ा होगा उसमें अंक गणित जब ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है उसको अर्थमेटिक कहते हैं। ठीक है, अंक गणित अभी तक हमने ये पढ़ा है, लेकिन आज हम आपको बीज गणित के बारे में बताने जा रहे हैं। बीज गणित का मतलब ये होता है अलजेब्रा का, कि अलजेब्रा का मतलब ये होता है कि हमको अंकों का प्रयोग बहुत कम करना होता है, ज़्यादातर इसका प्रयोग होता है। इसके एग्जाम्पल अभी बताएंगे आपको, जैसे कि हो गया हमारा एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, ए बी सी डी हो गए। ठीक है, ऐसे करके कोई स्टार हो गया, तो कोई भी साइन हो गया है ना, ऐसे करके कोई एक साइन दे देगा हमको, सिग्मा बना देगा, और ऐसे करके कोई साइन दे देगा, है ना। ये सब सिग्नेचर जितने भी होंगे, इसे डॉलर बना देगा, डॉलर बना दिया, या फिर स्टार हो गया, हैज़ हो गया। ये सब के सब हमारे बीज गणित में आएंगे। मतलब हमको नंबर नहीं लेना है, मतलब कि प्राइम फोकस अगर हमने 1 2 3 पे प्राइम फोकस नहीं करना है, हमको इन सब पे प्राइम फोकस करना है। ठीक है, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ये हमारे बीज गणित के टर्म्स आते हैं जिसमें हमको एक्स वाई जेड ए बी सी डी ये सब आते हैं। अच्छा हाँ, हिंदी के भी आ जाते हैं, अ से लेकर के ज्ञा तक। ये सबसे कम आता है, ये सबसे कम आता है, ये सबसे ज़्यादा आते हैं ये सब। ठीक है, आगे हम देखते हैं कांस्टेंट और वेरिएबल। कांस्टेंट, कांस्टेंट को हिंदी में बोलते हैं कांस्टेंट। इसको ये होता है फिक्स होता है। ठीक है, इसका अगर सिनोनिम देखेंगे तो फिक्स होता है। इसको हिंदी में कहते हैं अचर, अचर। और ये होता है वेरिएबल, ये होता है नॉट फिक्स। ठीक है, ये हमारा फिक्स नहीं होता है, इसलिए क्या करता है चर, ये चर होता है। अब चर और अचर क्या होते हैं। देखिए, ऐसा टर्म, ऐसी टर्म जिसकी वैल्यू जो होती है, जिसकी जो वैल्यू है वो या तो बढ़ जाए या तो घट जाए। ठीक है, अब हमारे जो अचर हैं इनके नाम से ही लग रहा है कि अचर, ये हिल डुल नहीं सकते, जैसे हैं वैसे ही हैं। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं अचर के, यानी कि कांस्टेंट के, जैसे कि 1 2 3 4 5 जितने भी हमारे नंबर्स आएंगे वो सब हमारे कांस्टेंट होते हैं, ये फिक्स होते हैं। ठीक है, इसके एग्जांपल हो गए 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। ठीक है, ये इसके एग्जांपल्स हो गए। क्यों? क्योंकि अगर कहीं पे लिखा है 3, तो उस पूरी टर्म में जो 3 होगा ना, केवल 3 का ही परिवर्तन लाएगा, 3 का ही चेंज कर सकता है। अगर वो ऐड हो रहा होगा तो 3 को जोड़ देगा, अगर माइनस किया जा रहा होगा तो 3 को घटा देगा, अगर मल्टीप्लाई तो 3 गुना बना देगा, और डिवाइड हो रहा होगा तो 3 गुना का कम कर देगा। मतलब अगर 3 लिखा हुआ है तो वो जो भी चेंजमेंट लाएगा अपने 3 के टर्म में ही लाएगा, 3 के टर्म में। लेकिन अगर इसी की जगह लिखा हुआ है हमारा एक्स वाई जेड, या एग्जाम्पल के रूप में ले लें ए टू जेड, कोई भी नंबर आ जाए, या फिर हमारा ए टू जेड हो गया, या फिर अ से ज्ञा तक हो गया, या फिर हमारा कोई भी सिंबल हो गया। सिंबल कैसे, हमारा हो गया स्टार बन गया, या हमारा हैश हो गया, जो भी हमारा कोई सिंबल, मतलब कि हमारा 1 2 3 बस नहीं लेना है, इसके अलावा कोई भी आ जाए। रोमन नंबर भी इसमें आते हैं, इसमें हमारा रोमन इसमें, लेकिन रोमन नंबर नहीं आते। ठीक है, जो भी हमारे ऐसे, जैसे कि कहीं पे लिखा होगा, अगर कहीं पे लिखा है x+3, अब इस x की वैल्यू कहीं पे 1 हो सकती है, कहीं पे 2 हो सकती है, कहीं पे 3 हो सकती है, कहीं 4 हो सकती है। तो इसका कोई वैल्यू फिक्स नहीं है, वेरी कर रहा है। वेरी कर रहा है मतलब कहीं कहीं ये बढ़ रहा है और कहीं पे एकदम घट जा रहा है। तो 2 टाइप की वैल्यू है, क्लियर है। तो हमारे जो वेरिएबल टर्म आते हैं, वेरिएबल, उसमें ये सारे आते हैं, और हमारा जो कांस्टेंट होता है, फिक्स होता है, उसमें ये सब आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब इनका हम ऐड करने जानते हैं, हमको इसमें वेरिएबल ही पढ़ना है। कांस्टेंट हमने पढ़ चुके हैं फिफ्थ क्लास तक। वेरिएबल जैसे कि हमें लिखा होगा x&3, इसका हमें क्या करना होगा, ऐड करना होगा। एंड की जगह क्या आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ हमको प्लस का साइन लगा देना है, x+3, ये हमारा हो गया आंसर। सेकंड क्वेश्चन अगर हमारा आ जाता है, सेकंड क्वेश्चन आपकी बुक से देख लेते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है Q एडेड टू P। इसका मतलब जो Q है इसको ऐड करना हमें P में, कैसे करेंगे हम लोग, P+Q, ये हमारा आंसर हो गया, क्लियर।
ऐसे करके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। अभी हम आपको सारे क्वेश्चन बताएंगे, अभी हम केवल इसकी थ्योरी सीख रहे हैं। तुमको ऐड करना आ गया, जैसे कि अगर लिखा हुआ है हमारा कहीं पे x एंड y, इसको अगर हमें ऐड करना होगा सिंपल हो जाएगा, एंड की जगह पे आ जाएगा प्लस, प्लस हमारा आ गया x एंड y हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। ये सॉल्व नहीं होंगे क्योंकि ये x है और ये y है, अलग अलग जैसे दिख रहे हैं, ठीक है। ये हमारे दोनों के दोनों हैं अलजेब्रा, लेकिन इसका फेस अलग है, इसका फेस अलग है। क्लियर है। इसी का हम सब्सट्रैक्ट देख लेते हैं, यानी कि घटाना। अगर हमारा ऐसा होगा, इसको हिंदी में घटाना बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर होगा हमारा x सब्ट्रैक्ट फ्रॉम y, इसका मतलब ये है कि x सब्सट्रैक्ट किया जा रहा है फ्रॉम y से, यानी कि y में से हमको x को माइनस करना है। इसको कैसे लिखा जाएगा, y में से x को माइनस करना है, y बाहर आएगा, x हमारा ऐसे माइनस हो जाएगा। क्लियर, ये हमारा आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन, अगर ऐसे आएगा हमारा 3x सब्सट्रैक्ट फ्रॉम 3x फ्रॉम a, तो इसे कैसे करेंगे, 3x सब्सट्रैक्ट करते हैं हमको किस में से करना है, a में से। इसको पढ़ने का तरीका आप अच्छे से सीखिए। 3x सब्सट्रैक्ट, 3x घटाएंगे फ्रॉम से a, यानी कि a में से 3x को घटाना है, तो a में से 3x को हमने निकाल लिया। क्लियर हो गया। इसको आप जब अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर पाएंगे, बोल नहीं पाएंगे, सुन नहीं पाएंगे, तब आपको दिक्कत होने वाली है। ये हमने माइनस के बारे में सीख लिया, ये हमारा प्लस है और ये हमने इसका सब्सट्रैक्ट देख लिया। अब हम देख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन। क्वेश्चन हमारा आएगा a एंड b, इसका हमें मल्टीप्लाई करना है, तो सिंपल ऐसे होगा a मल्टीप्लाई b, एक कैपिटल है, एक स्मॉल हो गया, कोई बात नहीं, इसका होगा आंसर a b, दोनों साथ में आ जाएंगे। क्यों, क्योंकि है मल्टीप्लाई, दोनों साथ में रख देते हैं। मल्टीप्लाई कंडीशन में मल्टीप्लाई बीच में से हटाते हैं, दोनों को साथ में रख देते हैं। क्लियर, दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं, इसलिए दोनों का साइन भी पॉजिटिव आया है। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, अच्छे समझ में आएगा। c मल्टीप्लाई बाई d, यानी कि जो c है ये मल्टीप्लाई हो रहा है d से, जो c है ये मल्टीप्लाई हो रहा है d से, ये हो गया हमारा c d, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, इस तरीके से हमें ये मल्टीप्लाई करना है। अभी जब क्वेश्चन आप करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। एक एक क्वेश्चन, अब क्वेश्चन के समय समझेंगे। 3 डिवीज़न देख लेते हैं। डिवीज़न में हमको लिखा होगा अगर x डिवाइडेड बाई y, इसका मीन्स होता है x अपॉन y, ये हमारा हो गया आंसर। इसके आगे ये सॉल्व नहीं होगा क्योंकि x अलग है और y अलग है। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर ऐसे होगा 3a डिवाइडेड बाई 27b, तो सिंपल होगा ये हमारा इक्वल लगा के 3a/27b। क्लियर। अच्छा, a है और नीचे b है, तो इनमें कुछ होना नहीं है, ये इसमें कुछ हो सकता है। सिंपल देख लेते हैं साइड में करके, 3/27, ये तो हमारे डिवाइड हो जाते हैं, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, तो ये तो हट हमारे आपस में कट जाते हैं। तो यहाँ पे ऊपर आएगा हमारा 1 और नीचे आएगा 9। 1 के साथ लगा हुआ है मल्टीप्लाई में a, उससे और 9 के बाजू में लगा हुआ है b, तो ये हमारा इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो a इंटू 1 ये होगा a और 9 इंटू b होगा 9b, इसका ये आंसर हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा आप सॉल्व करना सीखेंगे, आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, अभी धीरे धीरे हम बताएंगे आपको। डिवीज़न आपको आ चुका होगा। अब हम देखते हैं पावर ऑफ लिटरल। हम इसको बोलेंगे कैसे, बोलने का तरीका देखो क्या होता है। जैसे कि अगर कहीं पे लिखा है x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x, और एक ये लिखा हुआ है हमारा y मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई y, इसको हम बोलते कैसे हैं, ये हमको बोलना सीखना है। इसको पहले एक साथ लिख देंगे। हमको एक चीज़ पता होनी चाहिए, बेसिक बात, कि जब हमारे बेस इक्वल होते हैं, बेस जब हमारे
इक्वल होते हैं, बेस इक्वल होते हैं तो और हो रहा होता है मल्टीप्लाई। अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इनकी जो पावर होती हैं, पावर्स, वो आपस में ऐड हो जाती हैं। पावर्स हम इसको ऐड कर देते हैं। क्लियर। अब हमारे देखिए बेस सबके इक्वल हैं, ये भी एक्स है, सब के सब एक्स हैं। अच्छा इसकी पावर कितनी होगी? पावर तो 1 होगी। इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है। तो जब बेस इक्वल है तो पावर आपस में ऐड हो जाएंगी मल्टीप्लाई में। तो हम एक बार एक्स लिखेंगे, पावर है 1 2 3 4, 4 है तो पावर होगी 1 + 1 + 1 + 1, कितना हो जाएगा? एक्स की पावर 1 2 3 4, 4। ये इसका हमारा मल्टीप्लाई करने पे आ गया, हमने एक साथ लिख दिया। इसको बोलेंगे कैसे? इसको भैया बोलने का तरीका आपके बुक में बहुत अच्छे से सिखाया गया, आपको उसी तरीके से बोलना है। इसको बोलेंगे कैसे? एक्स टू दी पावर, ऐसे लिखेंगे इसको। इसको लिखने का बोलने का तरीका है एक्स टू द पावर 4, एक्स टू द पावर 4। इसको बोलने का आप ये तरीका देख लीजिए, एक्स एक्स टू द पावर 4, एक्स टू द पावर 4। वैसे यहाँ पे देख लेंगे, इसको हम क्या करेंगे? इसको कर देंगे वाई, वाई की पावर 4 आ जाएगा। इसको क्या बोलेंगे? वाई टू द पावर 4, टू द पावर, एक मिनट, वाई टू द पावर 4। क्लियर है? अब इसको आप बोलने का जो सही तरीका है, इसको आप अच्छे से रखिएगा जिससे आपको कोई दिक्कत वाली बात ना हो। ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट मेथड हमारा जो है, नेक्स्ट एक है ना लाइक टर्म। लाइक क्या होते हैं? जब एक ही जैसे दिखेंगे, यानी कि जब सेम टू सेम दिखेंगे तभी उसको हम लाइक बोलेंगे। कैसे? अभी आपको बताते हैं। लाइक में होना हमारा होना चाहिए सेम टू सेम। इसको आप ये इस तरीके से लिंक करेंगे। ठीक है, सेम टू सेम होना चाहिए। कैसे? अगर ये लिखा है 3x, 4x, ये दोनों लाइक होंगे। अब आप सोच रहे होंगे ये 3 है ये 4 है, सेम टू सेम कहाँ हो गए? हमको ये नंबर को ध्यान नहीं देना है। हम अलजेब्रा पढ़ रहे हैं ना, तो हमारी अलजेब्रा वाली टर्म तो एक्स वाई जेड होती है, तो हमको इसको ध्यान देना है। यहाँ पे भी देखिए 3x में x की पावर 1 है और 4x में x की पावर 1 है, तो ये दोनों हमारे लाइक टर्म हो गए। तो इसका आंसर क्या होगा? 3x, 4x इज लाइक टर्म। लाइक टर्म्स है, ये दोनों लाइक हो गए। अच्छा अगर x की जगह पे हो जाएगा, ये अगर यहाँ पे हो जाता 4a² 3a² 6a², ये तीनों भी लाइक हैं। क्यों? क्योंकि तीनों में स्क्वायर लगा है। देखिए इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 2 है और इसकी पावर 2 है और सेम सेम है, बेस हमारे a ही है। ठीक है, तो ये हमारे तीनों हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनकी पावर हमारी सेम है। लेकिन अगर इसी में एक की पावर कम भी होती है तो अनलाइक हो जाता। हमको इस नंबर से तो कोई मतलब ही नहीं होता। ठीक है, इसको ध्यान रखना। तो ये हमारे ये भी कैसे हो जाएंगे? ये भी हमारे लाइक हो जाएंगे। क्लियर। अब हम अनलाइक देख लेते हैं। अनलाइक में क्या हो जाएगा? जैसे लिखा है अनलाइक में हमारी पावर अलग अलग होंगी। जैसे होगा 3a², 4a, 7b², ये हमारे अनलाइक हैं। कैसे? इसमें a है, इसमें भी a है, लग रहा है कि ये लाइक होगा लेकिन लाइक नहीं होगा। क्यों? देखिए 3a² और ये 4a हो गया, क्योंकि इसकी पावर 2 है और इसकी पावर 1 है, तो ये दोनों हैं तो एक ही जैसे दिख रहे हैं। ए से ए तो मिल रहा है लेकिन पावर इनकी मैच नहीं हो रही है। दोनों चीज़ मैच होनी चाहिए। जब पावर मैच नहीं है तो ये हो गया अनलाइक। अच्छा ये तो एकदम अलग लग रहा है, ये तो 7 से सीधा बी हो गया है, ए से बी बन गया है, तो कहाँ से हो सकता है? ये तो बिल्कुल ही अलग हो गया। ठीक है। अच्छा इसमें अगर ऐसे हो गया 3x² + 2x², सॉरी 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 सॉरी, अभी आपको ये नहीं सिखाया मैंने, तो आपको ये नहीं आएगा। 3x², 2x², 3y², ये दोनों हमारे लाइक हो जाएंगे क्योंकि सेम टू सेम है। देखिए इसकी पावर 2 है और इसकी पावर भी 2 है, तो ये दोनों तो हमारे लाइक हो गए।
लेकिन ये क्या हो गया हमारा, अनलाइक। क्लियर हो गया। ये अनलाइक कैसे हो गया आप समझ गए होंगे, क्योंकि यहाँ पे x है और यहाँ पे y है, ये एकदम ही हमारा, ये एकदम हमारा अलग हो गया है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देख लेंगे मोनोमिकल। मोनोमिकल क्या होते हैं, ऐसी टर्म जिसमें केवल एक ही होता है उसको मोनोमिकल कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जिसमें केवल एक ही टर्म होती है उसे हम मोनोमिकल कहते हैं। जैसे केवल लिखा होगा -9, ये एक है। लिखा है 3a², ये भी सिंगल है। 4b² सिंगल है। 5a⁻3 ये भी सिंगल है। देखिए सब सिंगल सिंगल है। ये जब ये सिंगल सिंगल हो जाते हैं तो ये हमारे हो जाते हैं मोनोमिकल। यानी कि जब हमारे सिंगल होंगे, सिंगल टर्म होंगी तो हमारे मोनोमिकल होंगे। जैसे कि ये हमारा हो जाएगा 8y² ये भी हमारा मोनोमिकल है, क्योंकि ये सिंगल है। कैसे, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, तो इस सब के सब एक ही टर्म में काउंट होंगे। ठीक है, अभी आप देखिए, अभी आपको धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। जैसे ये हमारा है 7x², y², z²। अब आप सोच रहे होंगे ये तो 3 से ज़्यादा हो गए हैं, फिर भी इसको मोनोमिकल हम सिंगल बोल रहे हैं। सिंगल ही है क्योंकि ये पूरी एक सिंगल टर्म है। अभी आप समझेंगे, मोनोमिकल के बाद आप बायनोमिकल में आएंगे तब आप समझ में आ जाएगा। देखिए, जो बायनोमिकल होता है इसमें कैसे होता है, जैसे इसमें लिखा है, इसमें डबल टर्म कैसी होती है, जैसे लिखा है x, ये सिंगल हो गया, +3। अब आपको मोनोमिकल के बारे में समझ में आ गया होगा कि उसको मोनोमिकल क्यों कर रहे थे। देखिए ये हमारी एक है और ये हमारी दूसरी टर्म है, ये हमारी फर्स्ट, ये हमारी दूसरी टर्म है। इसमें हमारी 2 टर्म्स आ गई हैं। ठीक है, जब 2 टर्म्स आती हैं तब ये हमारा जा करके क्या बन जाता है, ये हमारा हो जाता है बायनोमिकल, यानी कि डबल आ जाते हैं, डबल टर्म्स आती हैं। क्लियर, हमारे 2 टर्म्स आ जाती हैं। जैसे कि एक हो सकता है हमारा क्या चीज़, 7 + 3x, ये भी हमारे 2 हैं, एक पूरी ये टर्म और एक पूरी हमारी ये टर्म है। क्लियर, ये 1 है, ये 2 है, 2 आ जाएंगे। जैसे ये भी हो सकता है 7x² y² + 2y, ये भी 2 हो गए। देखिए ये पूरा सिंगल हो गया, ये पूरा दूसरा हो गया, तो ये हमारा हो गया बायनोमिकल। अब आपको समझ में आ गया होगा। ट्राइनोमिकल में क्या होगा, यही चीज़ 3 बार हो जाएगी। इसके एग्जांपल क्या क्या हो जाएंगे, जैसे कि ये हो गया हमारा x² + 2x + 7, ये हो गए हमारे 1 2 3। जब हमारे 3 टर्म हो गए तो ट्राइनोमिकल हो गया। जैसे ये हो गया 3x² + 7x + 8, ये हमारे 3 टर्म्स हो गए, 1 2 3। ठीक है, अब आप समझ चुके होंगे कि बायनोमिकल और मोनोमिकल, ट्राइनोमिकल में क्या फ़र्क होता है। एक होता है हमारा पॉलिनोमिकल, ये आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन आप फिर भी सीख लीजिए। पोलोमिकल, पोलोनोमिकल क्या होता है, जिसमें कई सारे टर्म होते हैं, मल्टीपल टर्म्स होते हैं। जैसे कि x⁴ + x⁴ + 7y + 2x + 8z + 7। अब ये 2 से ज़्यादा हो गए, 3 से भी ज़्यादा हो गए। जैसे सिंगल होगा तो मोनोमिकल, अगर डबल होता तो बायनोमिकल, 3 होता तो मोनोमिकल। अब 4 हो गए हैं या 4 से बहुत ज़्यादा हो गए, 3 से अगर ज़्यादा हो गए, इसको बोलते हैं मोर देन 3। मोर देन 3, अगर हमारा मोर देन 3 हो गया, यानी कि 3 से ज़्यादा हो जाते हैं, तब उसको पोलोनोमिकल कहते हैं। ठीक है, तो इसको नाम ध्यान रखना है आपको। पॉलीनोमिकल मोर देन 3 होते हैं। जैसे कि इसमें देखिए कितनी टर्म्स हो गई हैं, इसमें हो गई 1 और ये हमारी हो गई 2, तीसरी टर्म्स ये है 4, पाँचवीं, और ये रही हमारी छठी टर्म, यानी कि हमारे 6 टर्म्स इसमें आ गए हैं। 6 टर्म्स आ चुके हैं अगर, तो हमारे 6 तो बहुत ज़्यादा होते हैं। 3 से ज़्यादा हो जाते हैं तो उसको पॉलीम बोल देते हैं। आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट हमारा आएगा एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंड करके लिखना है। जैसे ये बड़ा आसान होता है, एक्सपेंडेड फॉर्म आपके सिलेबस में भी है, अभी आपको हम दिखा देते हैं। जैसे कि ये लिखा हुआ है हमारा x⁻6, इसको एक्सपेंड करके लिखना है। जैसे कि x ये 6 बार होगा तभी तो लिख दिया गया एक साथ जोड़ के, इसको मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x, कितने हो गए, 3 2 5 मल्टीप्लाई x, ये हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म में फैला दिया। वैसे क्या लिखा है 3x² y² z²
इसको हमें एक्सपेंड करना है तो ये सबको एक्सपेंड करना पड़ेगा। कैसे? 3 मल्टीप्लाई एक्स हमारा 2 बार है, एक्स मल्टीप्लाई एक्स, वाई हमारे 2 टाइम्स है, सो हो गया ये वाई मल्टीप्लाई वाई, जेड हमारा 2 टाइम्स है तो जेड मल्टीप्लाई जेड, ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। ठीक है, अगर ऐसे दिया हुआ और ऐसे दिया हुआ है और हमने इसको यहाँ से ये चेंज कर दिया, इसी को एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं। अभी आपको दिखाएंगे, अभी आप समझ जाएंगे। जैसे कि एक और देख लेते हैं, ये लिखा है 7x⁻3, तो इसको कैसे करेंगे? 7 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई एक्स, ये हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट देख लेंगे हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये इसको कैसे करते हैं? जैसे अगर लिखा हुआ है x मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई एक्स, तो इसको हमको छोटा करना है, रिड्यूस करना है इसको। इसका दूसरा सिनोनिम्स होता है रिड्यूस करना, छोटा करना। छोटा करके लिखते हैं कैसे? देखिए, इसको छोटा कर देंगे, सबकी पावर 1 1 है, अभी आपको सिखाया था मैंने। जब बेस हमारे इक्वल होते हैं तो पावर मल्टीप्लाई में ऐड हो जाती हैं, तो ये हो जाएगा x की पावर 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, हो जाएगा हमारा x की पावर 4। ये हमारा हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्लियर? अगर ऐसे ही लिखा है y मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई 2y मल्टीप्लाई वाई, क्या करेंगे? एक 2 हमारा अलग से है तो इसको 2 सबसे बाहर ले लिया, अब सब y हो जाएंगे एक साथ, y मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई वाई, बात वही होगी। ये हो गया हमारा 2, ये y की पावर कितनी आ जाएगी? 4, क्योंकि y की पावर 4, एक साथ चारों को इकट्ठा कर देंगे, हमारा जाएगा 2y की पावर 4। ये हमारा आंसर हो गया। समझ गए आप दोनों में? तो हमारा एक्सपेंडेड और एक्सपोनेंशियल दोनों फॉर्म समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं कोएफिशिएंट, इसको हिंदी में कहते हैं पड़ोसी। हम सबके पड़ोसी होते हैं, वैसे ही ये भी हमारा हिंदी में होता है पड़ोसी। अब जैसे लिखा होगा 4x, बोलेगा कि इनके पड़ोसी क्या हैं, तो भैया हमारा जो 4 होगा, 4 का पड़ोसी कौन है? इसका पड़ोसी जो होगा, इसका पड़ोसी कौन है? x है, और जो x है इसका पड़ोसी कौन होगा? इसका हमारा पड़ोसी कौन होगा? तो 4 होगा। सिंपल है। जैसे हमारा क्वेश्चन आएगा, लिखा होगा 3a² कहेगा हमको a² का कोएफिशिएंट बताइए, कोएफिशिएंट ऑफ a², तो क्या होगा हमारा? कोएफिशिएंट ऑफ a² क्या होगा हमारा? 3 होगा, क्योंकि a का पड़ोसी कौन लग रहा है आपको? a² का 3 है। आंसर हो गया। क्लियर हो गया? नेक्स्ट हम देखेंगे कोएफिशिएंट के बाद हमारा आता है, कोएफिशिएंट के बाद आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब आपको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको ये समझाएंगे कि आपके क्वेश्चंस कैसे होंगे। क्लियर है? ओके ओके, थैंक यू।